Hello everyone, welcome back to my channel. Before starting guys, we need your love and support, so please like, subscribe and share my channel and do comment your views in comment box. Guys, आज की कहानी है तंदूर कांड। हिंदुस्तान की कुछ बहुत खौफनाक कहानियों में से है तंदूर कांड। तंदूर कांड एक ऐसा मर्डर केस था जिसमें लाश को और डेड बॉडी को छुपाने का तरीका बहुत अजीब था। तंदूर जिसमें हम आमतौर में रोटियां सेकते हैं, जो हर किसी रेस्टोरेंट ढाबे में हमें मिल जाएगा, रोटियां सेकी जाती हैं जिसमें उसमें किसी इंसान को भूना जाए, वो बहुत खौफनाक था। और पहली बार ऐसा हुआ था देश में, क्या दुनिया में भी ऐसा पहली बार ही कहीं हुआ था। इस कहानी के 3 मेन किरदार हैं। सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। सुशील शर्मा की बीवी नैना सहानी, वो भी दिल्ली यूथ कांग्रेस में ही थी। और मतलूब करीम, वो भी दिल्ली यूथ कांग्रेस में ही थे। ये तीनों दिल्ली यूथ कांग्रेस में ही थे। यूथ कांग्रेस में ही सुशील शर्मा और नैना सहानी एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है और दोनों शादी कर लेते हैं। जबकि नैना और मतलूब करीम कॉलेज फ्रेंड्स थे। ये लोग जाकिर हुसैन कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे और ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। जी, सुशील और नैना की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ समय बहुत अच्छे से निकलता है, हंसी खुशी निकलता है। पर कुछ समय बाद सुशील को नैना पर शक होने लगता है। उसे ये शक होता है कि नैना और मतलूब का कुछ चल रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। उसको लगता है इन दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। सुशील और नैना शादी के बाद गोल मार्केट के सरकारी फ्लैट्स में रहने लगते हैं। इसी शक के दौरान रात आती है 2 जुलाई 1995 की। शाम को घर जब लौटते हैं सुशील, तो वो देखते हैं कि नैना सहानी किसी से फ़ोन पर बात कर रही हैं। वो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी, तो वो बोलती हैं कि नहीं, कुछ रॉन्ग नंबर था, ऐसे ही किसी को कॉल था तो मैंने काट दिया। और ये बोलकर वो किचन में चली जाती हैं। सुशील को नैना पर शक होता है और वो उसी नंबर पर रीडायल घुमा देता है। जब वो रीडायल घुमाता है तो वो फ़ोन लगता है जाके मतलूब को, और उसको उन दोनों पे पहले ही शक था। वो हेलो हेलो करता है और फ़ोन काट देता है। जब उसे पता लगता है कि नैना मतलूब से बात कर रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसी गुस्से के दौरान उसके पास एक लाइसेंस पिस्टल होती है। जैसे कि वो यूथ कांग्रेस में था तो उसके पास एक लाइसेंस पिस्टल थी। वो अपने पिस्टल से गुस्से गुस्से में नैना पर 3 गोलियां चलाता है। एक गोली उनके घर के छत पे जाके लगती है, दूसरी नैना की गर्दन पे और तीसरी उसकी हेड पे, उसके सिर में। उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है क्योंकि उसकी दो गोलियां लग जाती हैं, एक गर्दन पे, एक हेड पे और एक था मिस फायर। अब उसे ये एहसास होता है कि अब ये उसने क्या कर दिया। गुस्से में उसने अचानक से ही गुस्से में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, उसे गोलियां मार दी। कुछ देर बैठने पर, सोचने पर, अब वो सोचता है कि अगर लाश पकड़ी गई तो वो फंसेगा। अब मार तो दिया है तो लाश को ठिकाने लगाना है। उनके घर में एक बड़ा सा पॉलीथीन का बैग था, वो लाता है, उसमें लाश डालता है, खून साफ करता है, फिर वो लाश बोरी में डालता है। ये सब करते करते तकरीबन रात के 8:30 हो चुके थे। उसके पास एक मारुति कार थी। वो सीढ़ियों से अकेला अपनी बीवी की लाश खींचते हुए नीचे लाता है, घसीटते हुए नीचे लाता है। उसके पास एक मारुति कार थी। अपनी मारुति कार की डिक्की में वो नैना सहानी की लाश रख देता है और कुछ देर गाड़ी में बैठा रहता है, सोचता है कि अब क्या करें। उसके बाद वो गाड़ी चलाता है, यूं ही गाड़ी चलाता रहता है। गोल मार्केट से निकलता है, कनॉट प्लेस पहुंचता है। कनॉट प्लेस की सड़कों पे यूं ही गाड़ी घुमाता रहता है। फिर वो देखता है कि यहाँ बहुत ट्रैफिक है, वहाँ से वो यूं ही गाड़ी चलाते चलाते उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो अब जाएगा आईटीओ ब्रिज। आईटीओ ब्रिज पे जाके उसके दिमाग में ये था कि वो वहाँ से नैना सहानी की लाश को यमुना में फेंक देगा। ना ही लाश किसी के हाथ लगेगी और ना ही कभी वो पकड़ा जाएगा। आईटीओ ब्रिज पे वो गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाते चलाते वहाँ उसे 9:30, तकरीबन रात के 9:30 हो जाते हैं। कभी यहाँ, कभी इधर, कभी उधर। उसको ये था कि ट्रैफिक कम हो, कोई ना देखे तो वो लाश जो है यमुना में फेंक दे। पर ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि शाम के दौरान ऑफिस से आने वाले लोग, बहुत ट्रैफिक था तो उस टाइम वो घबरा जाता है। उसके बाद उसका अपना एक रेस्टोरेंट था अशोक यात्री निवास में, कनॉट प्लेस के पास ही, जहाँ उसका अपना एक रेस्टोरेंट था। उसका नाम था बगिया रेस्टोरेंट। उसको आता है कि चलो अभी अपने रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ जाकर सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना।
वापस आता है कनॉट प्लेस अशोक यात्री निवास में, जहाँ उसका अपना रेस्टोरेंट था, बगिया रेस्टोरेंट। आजकल उस बगिया रेस्टोरेंट की जगह पे शर्मिला होटल नाम का एक होटल है। बगिया रेस्टोरेंट जाता है, जाते जाते तकरीबन कुछ रात के 10:30 बजे का समय हो जाता है। वहाँ उसका जो मैनेजर था उस रेस्टोरेंट का, उसका नाम था केशव। उसका जो मैनेजर था उसका बहुत ख़ास दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, सब उनको एक दूसरे के बारे में पता था। जाता है अपने रेस्टोरेंट में, जाता है वहाँ उसने अपने बैठने के लिए अलग से कमरा भी बनाया हुआ था। केशव को बुलाता है, केशव वहाँ जाता है, केशव को बोलता है सब खाना पीना बंद कर दो, जो भी लोग आ रहे हैं उनको मना कर दो कि खाना नहीं है, खाना ख़त्म हो गया, अभी किसी और कस्टमर को खाना नहीं, खाने पीने रेस्टोरेंट बंद करो। केशव सुनता है उसकी बात, हैरान होता है, बोलता नहीं अभी तो बहुत खाना है, कस्टमर्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों करना है। वो बोलता है नहीं, जैसा मैंने बोला तुम वैसा करो। वो बोलता है ठीक है, जो लोग कस्टमर्स खाना खा रहे हैं उन्हें तो खाने दें। वो कहता है हाँ उन्हें खाने दो, पर और कोई नए कस्टमर्स नहीं आने चाहिए। वेट करता है उन कस्टमर्स के जाने का। जैसे ही वो कस्टमर्स जाते हैं, केशव को बोलता है सभी एम्प्लॉयज़ को घर भेज दो। कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ रात को सोने वाले भी हुआ करते थे, उनको भी वो उस दिन घर भेज देता है। बोलता है सभी लाइट्स ऑफ कर दो, सभी एम्प्लॉयज़ को घर भेज दो, सारा रेस्टोरेंट खाली कर दो। वहाँ सिर्फ सुशील और केशव ही रह जाते हैं। पूरा रेस्टोरेंट खाली हो जाता है, सब घर चले जाते हैं। फिर सारी बात जो है सुशील है वो केशव को बताता है कि इस तरह वो गुस्से में उससे अपनी बीवी का कत्ल हो गया है, उसने उसे गोलियां मार दी है। केशव था उसका जिगरी यार, उसको उसका साथ देना पड़ा, आता उसकी बातों में देता है उसका साथ। केशव बोलता है कि अब उसके पास एक आइडिया है, सुशील बोलता है, सुशील केशव को बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है कि हम नैना की लाश को तंदूर में जला देंगे। सभी लाइट्स वो ऑफ़ कर देते हैं, वहाँ अंधेरा हो जाता है, बस तंदूर की अपनी रोशनी, आग की जो अपनी रोशनी थी वो वहाँ रोशनी थी। तंदूर जबकि इतना बड़ा नहीं होता है कि उसमें एक इंसान की बॉडी आ सके, वो मोड़ मार के उसमें नैना सहानी की बॉडी को डाल देते हैं। फिर भी जो आग जो है वो अच्छे से पकड़ती नहीं है, अच्छे से भड़कती नहीं है। वो क्या सुशील बोलता है केशव को कि जैसे वो यूथ का प्रेसिडेंट था तो उनके बहुत सारे केशव बोलता है कि अब उसके पास एक आइडिया है, सुशील बोलता है, सुशील केशव को बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है कि हम नैना की लाश को तंदूर में जला देंगे। सभी लाइट्स वो ऑफ़ कर देते हैं, वहाँ अंधेरा हो जाता है, बस तंदूर की अपनी रोशनी, आग की जो अपनी रोशनी थी वो वहाँ रोशनी थी। तंदूर जबकि इतना बड़ा नहीं होता है कि उसमें एक इंसान की बॉडी आ सके, वो मोड़ मार के उसमें नैना सहानी की बॉडी को डाल देते हैं। फिर भी जो आग जो है वो अच्छे से पकड़ती नहीं है, अच्छे से भड़कती नहीं है। वो क्या सुशील बोलता है केशव को कि जैसे वो यूथ का प्रेसिडेंट था तो उनके बहुत सारे पोस्टर्स, बैनर्स उसके होटल में पड़े रहा करते थे, वो सब लाओ, वो सब बीच में डालेंगे ताकि आग थोड़ी और तेज़ हो। वो बीच में डालते हैं पर आग कुछ वो अच्छे से पकड़ नहीं रहा था। तो साइड में ही एक बाउल में बटर रखा था, क्योंकि तंदूर पे रोटियां बनती हैं तो बटर वहाँ बटर पड़ा था। वो जब पहली बार उसमें बटर डालता है तो काफ़ी तेज़ वो निकलती है, आग भड़कती है अच्छे से। तो उसको लगता है कि अच्छा ठीक है, सारा बटर डालेंगे तो अच्छे से आग लग जाएगी। और वो क्या करता है, सारा बटर एक ही साथ डाल देता है। यहाँ वो करता है सबसे बड़ी गलती, वो जैसे ही सारा बटर एक साथ डालता है बहुत बड़ी चिंगारी, बहुत बड़ा आग का बहुत बड़ा शोला निकलता है, जो रेस्टोरेंट की 4 दीवारी होती है उसके ऊपर तक आग जाती है। बाहर के जो लोग निकल रहे थे वो भी आग देख पाते हैं। बाहर एक सब्ज़ी बेचने वाली बैठी रहती थी जिसका नाम था अनारो देवी, उसको लगता है रेस्टोरेंट में आग लग गई। वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लग जाती है, आग लग गई, आग लग गई। पास से ही दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नाज़िर गंजू, जिसका नाम था अब्दुल नाज़िर गंजू, वो निकल रहे होते हैं। वो आते हैं, वो पूछते हैं नारो से कहाँ आग लगी है, तो वो कहती है कि ये रेस्टोरेंट में देखो, अंदर काफ़ी तेज़ आग दिखाई दे रही है, आग लग गई है। वो जाते हैं, वो भी जाता है, जो कांस्टेबल होता है वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वो एक दूसरे को जानते थे क्योंकि कांस्टेबल भी पास का ही था, तो आना जाना था उसका रेस्टोरेंट में। केशव बाहर आता है, वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही फ्री बैठे थे तो हमारे कुछ पुराने पोस्टर्स हैं, पेपर्स पड़े थे, हम उनको जला रहे हैं। तो वो कहता है कि देख के जलाओ, इतनी तेज़ आग निकल रही है, इसे बंद करो, तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट तो चलेगा, आसपास की बिल्डिंग्स भी जल जाएंगी। वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, कर रहे हैं बंद, कर रहे हैं बंद। पर कुछ समय बाद वो देखते हैं आग और तेज़ हो रही है, वो बंद ही नहीं कर रहा है आग। तो वो कांस्टेबल जो है वो ज़बरदस्ती अंदर घुसता है, जबकि केशव और सुशील उसको अंदर घुसने ही नहीं दे रहे होते हैं। वो ज़बरदस्ती जब अंदर घुसता है,
वो देखता है कुछ मांस जलने की बदबू आ रही है अजीब सी। जब वो तंदूर के पास देखता है तो वहाँ देखता है किसी इंसान के हाथ जैसा कुछ उसको दिखाई देता है कि हाथ बाजू जैसा कुछ जला हुआ है। वो देख के डर जाता है, भागता है, वापस आता है, मैसेज करता है पुलिस डिपार्टमेंट। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट में पीसीआर आ जाती है, अचानक से सब पुलिस आ जाती है। सुशील शर्मा जब देखता है कि अब पुलिस आ गई, पीसीआर आ गई, वो धीरे से वहाँ खिसक जाता है, वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे अकेला बचता है केशव। पुलिस जब आती है, डीसीपी भी आ जाते हैं। तंदूर में से डेड बॉडी बाहर निकाली जाती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। बॉडी की शिनाख्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल जल चुकी थी। ये भी नहीं पता चल रहा था कि मेल है या फीमेल है, सिर्फ वो हाथ पैर जले वले वही सब बचा था। सुशील शर्मा को मौका वारदात पे देखा नहीं पुलिस ने, वहाँ खाली केशव था। केशव बात को ताल मरोड़ करता रहा, नहीं जी मुझे नहीं पता कौन है, बस वो उसे पुलिस पकड़ लेती है। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में न्यूज़ छप जाती है कि किसी लड़की की कि ऐसे तंदूर कांड हुआ है, कि तंदूर में कोई किसी बॉडी को जलाने की कोशिश कर रहा था। जब मतलूब करीम जो था वो जब ये न्यूज़ देख पोस्टमार्टम की फिर आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आती है कि किसी महिला की बॉडी थी। फिर जो मतलूब करीम था उसको शक होता है, वो जाता है पुलिस के पास जाता है, डेड बॉडी देखता है और वो एक अंगूठी से, एक रिंग से उस बॉडी की शिनाख्त कर देता है कि ये नैना सहानी की बॉडी है और इसको पक्का उसके हस्बैंड सुशील शर्मा ने ही मारा है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है उसे भी पता लगता है कि सुशील शर्मा उस दिन से गायब है, वो कहीं दिखा ही नहीं है। पुलिस का शक और पक्का हो जाता है। इस दौरान जो सुशील शर्मा था वो भाग चुका था बेंगलोर जाके उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था, अपने कपड़े डालने का ढंग, अपने बाल सब कटवा लिए थे इस तरीके से कि कोई उसे पहचान ही ना पाए। और उसने बेंगलोर कोर्ट में एक अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी डाली थी। अग्रिम ज़मानत ये है कि कोई मुझे झूठे केस में पकड़ने की कोशिश कर सकता है और मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। और इत्तेफाक से ही इस अग्रिम ज़मानत की खबर दिल्ली पुलिस तक लग गई। दिल्ली पुलिस जा पहुंची बेंगलोर और उसने वहां से उसे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। 10 जुलाई को सुशील शर्मा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई, तब तक केशव भी पूरा अपना सच खोल दिया था, उसने भी हार मान चुका था, उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पूछताछ में फिर सुशील शर्मा ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना गुनाह मान लिया। और हालांकि उस समय की पुलिस ने ये भी कहा था कि अगर तुमने जिस तरीके से अपनी बीवी का कत्ल किया, तुमसे गुस्से में हो गया या अचानक हो गया, वो एक प्री प्लान मर्डर नहीं था, तो हो सकता था कि तुम्हें कम सज़ा हो। पर उसके बाद जो तुमने किया है उस डेड बॉडी को ख़त्म करने के लिए या खुद को बचाने के लिए, वो इस दुनिया भर में ऐसा काम किसी ने नहीं किया होगा, उसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा सज़ा होगी ही होगी। फिर 2003 में लोअर कोर्ट का फैसला आता है। लोअर कोर्ट इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मान के सुशील को फांसी की सज़ा सुनाती है और केशव को जुर्म में मदद करने के लिए और सबूत मिटाने के लिए 7 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाती है। सुशील लोअर कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। हाई कोर्ट 2007 में फिर से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में से लेकर फांसी की सज़ा सुनाती है। फिर वो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के इस फैसले को पलटती है और फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदलती है। वो इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं लेती है। इस चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ जो सुशील के पक्ष में उसके लिए काम आती है ये कि उसका नो क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो था नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उसने जो भी किया वो हस्बैंड वाइफ का एक पर्सनल मैटर था, एक गुस्से में, एक एग्रेशन में उससे ये मर्डर हुआ। ये मर्डर एक प्री प्लान मर्डर नहीं था। अब होता ये है कि जब कोर्ट उम्र कैद का फ़ैसला सुनाती है तो वो साथ में बताती है 20 साल, 40 साल या फिर ताउम्र, जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक वो जेल में रहेगा। पर सुशील के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि वो सारी उम्र अपनी आखिरी सांसों तक जेल में रहेगा। तो 2015 में सुशील पेरोल की अपील डालता है। वो अपनी अपील में ये मेंशन करता है कि उसने उम्र साल से ज़्यादा की सज़ा यानी कि 20 साल की सज़ा उसने काट ली है। कैलेंडर के हिसाब से
1995 टू 2015 तक उसने 20 साल की सज़ा काट ली होती है। जब कोई कैदी हफ्ताए जेल मैनुअल के हफ्ताए कैदी के हिसाब से होता है तो उसको कुछ छुट्टियां भी मिलती हैं। और सुशील के इन 20 सालों की छुट्टियां 4 साल थी। इन 20 सालों में उसकी सब छुट्टियां मिला के 4 साल की छुट्टियां बन रही थी। तो इसका मतलब उसने 24 साल की जेल काट ली हुई थी। तो वो पेरोल पर बाहर आता है। पेरोल पर जब वो बाहर आता है फिर वो कोर्ट में अपील करता है कि उसकी सज़ा अब ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत एक अपने जुर्म से ज़्यादा की सज़ा माना जाए तो उसने काट ली है 24 साल। अभी उसकी ये अपील कोर्ट में है और सब कुछ फाइनल है। बस एक एलजी के साइन होना बाकी है। अब वो दिल्ली में एक न्यू नेम के साथ, एक न्यू पहरावे के साथ, अभी उसे दिल्ली में कोई भी नहीं जानता कि ये वही तंदूर कांड वाला सुशील है। अब वो एक नई नेम के साथ उसी दिल्ली में रहता है कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो जी ये थी तंदूर कांड की पूरी स्टोरी। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।